बिहार चुनाव से पहले बड़ी हलचल। प्रशांत किशोर से मिली ज्योति सिंह। दोनों के बीच किस मुद्दे पर हुई बात? भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का विवाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर काफी सुर्खियों में है। दोनों के बीच चल रहा पारिवारिक विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। वे शुक्रवार को जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर से मिली और चर्चा है कि वे जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई और क्या उन्हें टिकट मिला, वे कहां से चुनाव लड़ेगी, चलिए जानते हैं। आए दिन देख रही हूँ कि बहुत सारी महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रही है, बहुत सारी महिलाओं के साथ हो रही है। ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची तो इस बात की अटकलें तेज हुई कि वो टिकट मांगने के लिए पीके से मिलने पहुंची है। लेकिन जब ज्योति से इस बारे में पूछा गया तो ज्योति सिंह ने कहा, यहाँ पर मैं चुनाव लड़ने के लिए या टिकट के लिए नहीं आई हूँ। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वह किसी और महिला के साथ ना हो। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिनके साथ ये अन्याय हो रहा है। बस इसलिए मैं प्रशांत किशोर से मिलने आई हूँ। यहाँ पर चुनाव को लेकर या टिकट को लेकर कोई बात नहीं हुई है। वहीं इस मुलाकात पर प्रशांत किशोर ने क्या कहा और टिकट देने को लेकर वे क्या बोले, सुनिए। किसी के पारिवारिक मामले में, व्यक्तिगत मामलों में पड़ते नहीं। व्यक्तिगत मामले की कहा और तीसरी बात, जो टिकट की बात है वो किसी एक व्यक्ति के लिए उसका रूल बदलेगा नहीं। जो पहले से व्यवस्था बनी हुई है, आरा से ऑलरेडी टिकट डिक्लेयर्ड है। डॉक्टर विजय गुप्ता वहां से हम लोग के उम्मीदवार हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। नॉन फेस है, कोई नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर बदल वाले लोग हैं। एक बार जो बोल दिया उसको बोल दिया। मैं कह रहा हूँ प्रशांत किशोर आप एक बार बोल दिए तो फिर बोलने से हिचक क्यों रहे? ज्योति सिंह को अगर कहीं से जब हम जानते ही नहीं हैं, अब हम ये कैसे आपको बता दें कि वो किस लिए मिलने आ रहे हैं? वो मिलने के बाद अगर हम आपको नहीं बता दें तो आप किसी से ऐसे तो नहीं मिलते होंगे? अरे हमारे पास कोई खबर नहीं है। हमारे पास कोई, आपके पास फोन आया होगा कि हम मिलना चाहते हैं, आपने इजाजत नहीं है। लोग क्या है, ऑफिस में 50 लोग फोन करके संपर्क कर सकते हैं। हमारी जानकारी में भी ऐसा नहीं। आप कह रहे आ रही हैं, पक्की सूचना है, तो अगर आ भी रही तो आने के बाद वो क्या बोलती हैं, मैं क्या बोलूंगा, तो उसके मिलने के बाद ही बोल सकते हैं। पवन सिंह ने कहा था कि ज्योति सिंह बार बार टिकट मांग रही हैं। अरे भाई, चुनाव लड़ना है, हमसे क्या लेना देना उससे? ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। अगर टिकट मांग रही है, क्या हो रहा है, ये तो उनका मामला है। मेरे भाई, कैसे गुंजाइश बनेगी? अगर गुंजाइश बननी होती 2 साल पहले जब वो आई थी, हम उस समय बोल दिए होते। हमें कोई आप ही लोग कह रहे आ रही। नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया में। मैं हूं आसिफ इकबाल और मेरे साथ हैं केशव कर्ण और हम शुरू करेंगे यहाँ पर एक बार फिर बिहार की बात को। बिहार की बात में इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, बड़ा हंगामा मचा है। कल प्रशांत किशोर ने अपनी सूची भी जारी कर दी है और अब एनडीए के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं चिराग पासवान। अपनी मांगे रख रहे हैं, 40 सीटें मांग रहे थे, अब 35 सीटों पर आ गए हैं। तो धीरे धीरे एक फ़िज़ा बदल रही है चुनाव की वहाँ भी और एनडीए बहुत परेशान है और उन सीटों पे दावेदारी कर रहे हैं चिराग पासवान जो जदयू और हम की सीटें होती हैं, बीजेपी की कुछ सीटें हैं। तो कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको कि ब्लैकमेलिंग मोड पे आ गए चिराग पासवान? नहीं, देखिए, चिराग और इधर चिराग और उधर मुकेश सहनी और इधर चिराग पासवान, दोनों गठबंधन में बार्गेन करने के लिए जाने जाते हैं। मुकेश सहनी की बात मैं थोड़ी कर लूँ पहले। पिछली बार के चुनाव में अगर आपको याद होगा तो सीट के बंटवारे के लिए जो मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में फाइनल मीटिंग थी, उससे निकल के आ गए थे। आरजेडी का खेमा छोड़ के बीजेपी में आ गए थे और बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में लड़ के 4 सीटें उन्होंने जीती थी। उसी तरह चिराग पासवान पिछली बार भी बार्गेनिंग मोड में थे और वो बार्गेन उस तरह से मटेरियलाइज हो नहीं पाया, तो बाद में फिर वो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे। हालांकि उसके पीछे वो प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान, ये सब सारे तर्क भी आए थे और हो सकता है पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है। उनके चाचा भी थोड़े से लेकिन जा रहे थे। नहीं, लेकिन उस टाइम में चाचा अलग नहीं हुए थे। वही, मतलब ऐसी बातें चल रही थी कि चाचा जा सकते, ये दबाव बन रहा था। नहीं, 2020 में तो साथ ही थे। 2020 में विधानसभा चुनाव से इमीडिएटली पहले, जस्ट पहले रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था और मेरे ख्याल से चुनाव प्रचार शुरू ही होने वाला था। अलग नहीं हुए थे, लेकिन ऐसी चर्चाएं चलने लगी थी। शायद ये चिराग पासवान को पता चल गया था कि हो सकता है अगर हम नहीं माने तो चाचा जो है वो बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। हाँ, ये सारी बातें वैसे ही आई थी, इसका कोई आधार नहीं था। और चाचा तो ऐसे भी बीजेपी के पाले में था और चिराग पासवान खुद कहीं जाते तभी भी बीजेपी के पाले में थे और अभी तो है ही।
तो वो मसला नहीं है। मसला मुझे उस थ्योरी पर ज़्यादा यकीन है जिसमें कहा जाता है कि चिराग पासवान को स्ट्रेटजिकली प्लेस किया गया था जेडीयू को नीचे लाने के लिए, और वो बहुत हद तक ऑब्जेक्टिव में सफलता भी हासिल की उन्होंने। देखिए 2000 से जो भी चुनाव हुए हैं, 2020 में पहली बार ऐसा था कि जेडीयू का आंकड़ा बीजेपी से भी कम हो गया। कम नहीं हुआ, काफी कम हुआ, 45 सीटों पे आ गया जेडीयू। तो वो जो एक स्ट्रेटजी थी, उनकी रणनीति थी, उस रणनीति के भागीदार जो भी रहे हों वो कामयाब रही। चिराग पासवान ने 140 से ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। कुछ उम्मीदवार उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ भी उतारे थे, लेकिन बीजेपी के लिए उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक फ्रेंडली फाइट होगी, यहाँ पर एक दोस्ताना संघर्ष होगा, और दोस्ताना संघर्ष में कुछ सीटें बीजेपी को भी गंवानी पड़ी फेयर दिखाने के लिए। युद्ध को, लड़ाई को फेयर दिखाने के लिए तो इतना करना पड़ेगा, लेकिन बहुतेरी सीटें ऐसी थी जहां पर जेडीयू को हार का मुंह देखना पड़ा चिराग पासवान की वजह से। इस बार भी ये बड़ी मजेदार बात है, जब लोकसभा का चुनाव होता है तब चिराग पासवान गठबंधन में बड़े सहज रहते हैं, तब उनकी मांग उस सातवें आसमान पे नहीं होती है। 2019 का लोकसभा चुनाव जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी साथ साथ लड़ी। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग के तेवर बागी हो गए। 2024 का विधानसभा चुनाव भी गठबंधन में बहुत सहजता से लड़ चुके हैं चिराग पासवान, और उनका स्ट्राइक रेट भी 100 के ऊपर रहा। 100 के ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब 100 रहा, एग्जैक्ट 100 रहा। लेकिन विधानसभा चुनाव आते ही फिर वो बागी तेवर अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन ये विधानसभा वाली बात जो चल भी रही है, तो ये लोकसभा की आपने बात की, तो लोकसभा से ही जुड़ा ये मुद्दा है। चिराग पासवान का कहना है कि अगर जदयू के पास 12 सीटें हैं लोकसभा की, तो उनको 100 सीटें दी जा रही, मतलब एक लोकसभा सीट पे 8 विधानसभा सीटें। तो इस लिहाज से मेरे पास 5 लोकसभा सीटें हैं, तो मुझे जो है 40 मिलनी चाहिए। अब 40 का आंकड़ा उन्होंने कम करके 35 पे आ गए। तो ये, और उसमें से भी कई सीटें ऐसी हैं जो जदयू की, हम की और बीजेपी की हैं। तो ये इस आंकड़े के हिसाब से क्या ये सही मांग है इनकी? देखिए, चिराग पासवान को 5 सीटें मिली हैं, और अगर मैथमेटिक्स लगाते हैं तो ऐसा समझा जाता है कि एक संसदीय क्षेत्र में तकरीबन 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो इस तरह से 30 सीटों पर उनकी दावेदारी बनती है, और शायद गठबंधन में 30 सीटें उन्हें मिल भी जाएं। लेकिन अगर वो गणित है, वो अनुपात अगर आप देखते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के 12 लोकसभा सदस्य हैं और उनको 100 सीटें मिल रही हैं, तो हमें 5 है तो हमें 40 मिलने चाहिए, वह अनुपात यहाँ पर नहीं सटीक बैठेगा। उसका कारण यह है कि जनता दल यूनाइटेड को सीटें भली कम आई हों, लेकिन उनका जो वोट परसेंट है वो इनसे काफ़ी ज़्यादा है। चिराग पासवान का वोट बैंक जो है बिहार में वह 6% के आसपास है, हमेशा से रहा है। पासवान वोट बैंक पर उनका एकाधिकार है, और वो एक मुश्त उनको जाता भी है। ये रामविलास पासवान के ज़माने से चला आ रहा है। पिछले चुनावों में चिराग पासवान ने उस वोट बैंक को घटने नहीं दिया है, वो 6% से बढ़ के 6.6% हो गया है, लेकिन वह बढ़ भी नहीं रहा है। तो चिराग पासवान ने एज इन एक युवा नेता के तौर पे अन्य समुदायों से या किसी भी तरह से वोट बैंक को बढ़ाने में अभी उनको वो कामयाबी नहीं मिली है। दूसरी तरफ जेडीयू का वोट बैंक ऑलमोस्ट 20% के आसपास है। तो इस मत प्रतिशत को देखते हुए जेडीयू की डिमांड 100 सीटों पर है। क्या वजह हो सकती है उनका वोट प्रतिशत बढ़ता क्यों नहीं? हाँ, इस पर हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे हैं कि बिहार के मतदाताओं का वर्गीकरण जातियों के आधार पर है। इसको आपको स्वीकार करना ही होगा, चाहे आप कितने भी प्रोग्रेसिव हो जाएं। आप सोशल इंजीनियरिंग, आखिर सोशल इंजीनियरिंग भी तो यही है ना। आप विकास की बात कर लें, आप हिंदुत्व की बात कर लें, सारी बातें हैं। उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात जातियों का बंटवारा भी है। जो मतदाता हैं वो जातियों के खांचे में बटे हुए हैं, इससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ें हैं वहाँ पर। चिराग पासवान की पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी है, रामविलास पासवान की बनाई गई पार्टी, तो इनका जो मतदाता वर्ग था शुरुआत में सारी दलित जातियां थी इनके पाले में। और 2005 के चुनाव की बात मैं करूं, 2005 का जो चुनाव हुआ था बिहार में, जो पहला चुनाव बिहार में 2005 में विधानसभा के 2 चुनाव हुए थे, कल भी हम इसकी बात कर रहे थे। उसमें लोक जनशक्ति पार्टी को इतनी सीटें मिल गई थी कि वो किंग मेकर थे। लेकिन रामविलास पासवान जी की जिद थी कि हम उसी गठबंधन को सपोर्ट करेंगे
जो माइनस आरजेडी और माइनस बीजेपी हो, क्लियरली उन्होंने कहा था। साथ ही उनकी एक और डिमांड थी कि किसी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उस समय अल्पसंख्यक वोट शेयर भी था इनके पास, अभी भी मामूली है, लेकिन जो बड़ा वोट बैंक था वो तमाम दलित जातियों का था। अब नीतीश कुमार की सरकार आ जाती है दूसरी बार चुन के, मतलब दूसरा चुनाव जो बिहार में होता है 2005 में नवंबर महीने में, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी आती है चुन के। एनडीए गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन होता है। नीतीश कुमार इंजीनियर तो हैं ही, उनकी सोशल इंजीनियरिंग भी बड़ी काबिले तारीफ है। वो क्या काम करते हैं, दलित जो समुदाय थे उनको दो भागों में बांट देते हैं। एक हो जाती है दलित और एक महादलित। दलित में केवल पासवान समुदाय रह जाते हैं और बाकी सारी जो दलित जातियां थी, दलित समुदाय थे, वो महादलित का हिस्सा हो जाते हैं। अब ऑब्वियसली नीतीश कुमार न केवल महादलित कैटेगरी बनाते हैं बट उनके वेलफेयर के लिए भी बहुत सारी योजनाएं लाते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो महादलित वोट बैंक पर नीतीश कुमार का अख्तियार हो जाता है। इस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी के पाले में केवल पासवान वोट बैंक बहुतायत से बचे रहते हैं। यही कारण है तो चिराग पासवान को या रामविलास पासवान को बिहार में खासकर, और बिहार में ही उनका जनाधार भी है, वो पासवान समुदाय के आसपास ही पिन कर दिया गया। चिराग पासवान के आने से उम्मीद थी कि जो युवा हैं इनकी एक अपनी अपील है, और आप देखेंगे तो जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं एलजेपी में, एक दो को छोड़ करके अध्यक्ष पहले रामविलास पासवान जी थे, अभी चिराग हैं, लेकिन अन्य पदाधिकारी जो होते हैं वो सवर्ण होते हैं। जैसे राजू तिवारी अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, इनके जो प्रवक्ता हैं वो टीवी पे आप हमेशा देखते होंगे, वो सवर्ण रहते हैं। अन्य जातियों के ओबीसी के भी लोग रहते हैं, आकाश यादव अभी इनकी पार्टी में है, लेकिन फिर भी जो मतदाताओं में अपील है वो जातियों के आधार पर होती है। और इस तरह से चिराग पासवान को जो वोट बैंक हासिल है बिहार में, वो पासवान वोट बैंक है, जो करीब 6%, 5% से कुछ ऊपर उनकी आबादी है, मामूली 1% अन्य समुदायों के वोट इन्हें मिलते हैं। तो इनका वोट बैंक इसलिए नहीं बढ़ पाया। जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि भाई रामविलास पासवान ने 2005 के चुनाव की शायद आप बात बता रहे हैं, तो रामविलास पासवान ने ये कहा था कि मुस्लिम चीफ मिनिस्टर होना चाहिए तो हम सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो अपना वोट प्रतिशत बढ़ा रहे थे और मुसलमानों को जोड़ना चाह रहे थे। उन्हें पता था कि ये नहीं बनाएंगे, लेकिन मुसलमानों में एक मैसेज जाएगा कि देखिए उनके लिए रामविलास पासवान खड़े हुए। तो ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग दिखती है चिराग पासवान नहीं। ये कैसे जोड़ेंगे? बिल्कुल, ये उस समय की बात है, 2002 में गोधरा कांड होता है। उस समय में रामविलास पासवान अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चल रही राजग सरकार में मंत्री थे केंद्र में। उसके बाद वो अपने रास्ते अलग कर लेते हैं, उनके रास्ते अलग हो जाते हैं और वो फिर यूपीए में आते हैं। 2004 में जब चुनाव होता है, कांग्रेस गठबंधन चुनाव जीतती है, तो यूपीए की तरफ से मंत्री भी बनते हैं। ये वो समय था। तो वो अलग दिखने की कोशिश कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, एकदम अलग। शायद मुझे लगता है कि वो बिहार में ये भी संदेश देना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त जो वोट था वो जदयू और राजद के पाले में ज्यादा था मुसलमान वोट, तो उनको लगता नहीं। और एलजेपी में उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक को बनाया था और काफी अल्पसंख्यक को टिकट भी दिया था। तो नहीं, 2-3% वोट बैंक एलजेपी के पास था मुस्लिमों का। अभी एलजेपी में कितने कैंडिडेट? पिछली बार तो एक कैंडिडेट दिया था उन्होंने। और पार्टी में कितने सदस्य? पार्टी में है, पार्टी में ऐसा नहीं। जैसे रामविलास पासवान अध्यक्ष बनाया था। हाँ, लेकिन अभी तो राजू तिवारी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। यही कहने वाले नहीं, लेकिन फिर स्थितियां बदली। 2004 के चुनाव में रामविलास पासवान जीतते हैं, केंद्र में मंत्री बनते हैं। 2005 में बिहार में चुनाव होता है, उनका जनाधार कम कर दिया जाता है सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा। फिर 2009 का चुनाव आता है। अब देखिए सोशल इंजीनियरिंग का नतीजा देखिए, दलित और महादलित समुदायों के बंटने का नतीजा देखिए। जो रामविलास पासवान 1977 में हाजीपुर से रिकॉर्ड मतों से जीतकर लोकसभा पहुंचते हैं और गिनीज बुक में जिनका नाम दर्ज होता है, वो रामविलास पासवान उसी हाजीपुर से 2009 का चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि अब महादलित वोट बैंक हट गया, नीतीश कुमार की पार्टी के साथ है और सिर्फ पासवान वोट रामविलास पासवान के साथ है। अब 2009 में ये केंद्रीय मंत्री भी नहीं रहते हैं, लोकसभा में नहीं रहे, लोकसभा में हार चुके हैं। बाद में लालू यादव की मदद से ये राज्यसभा पहुंचते हैं। ये भी उनके लिए एक आघात था। और तब आ जाता है साल 2014 का चुनाव। 2014 में वो जो एक मोदी वेव होता है, उसमें चिराग का उदय होता है और चिराग इसमें मीडिएशन करते हैं। रामविलास पासवान किसी तरह से बीजेपी के खेमे में आने को तैयार नहीं थे, क्योंकि एक बार उन्होंने छोड़ा था और जिस वजह से छोड़ा था बीजेपी से वो दाग अभी भी नहीं हटा है।
उनका कहना था कि बीजेपी को अल्पसंख्यक कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए बीजेपी में जाना सही नहीं, बीजेपी के साथ गठबंधन में जाना सही नहीं है। लेकिन चिराग उन्हें समझाते हैं कि अभी मोदी की लहर है, मोदी की लहर में किसी और गठबंधन का कोई भविष्य दिख नहीं रहा है और ये पुरानी बात हो चुकी है। वहाँ पर मतलब काफ़ी साल हो चुके हैं, 2002-2014 में गंगा में काफ़ी पानी बह चुका है। उनको विनेबिलिटी फैक्टर समझाते हैं चिराग, और फिर से रामविलास पासवान की वापसी होती है एनडीए में और वो केंद्रीय मंत्री बनते हैं, 5 सीटें जीतते हैं बिहार में, जितनी सीटें उनको दी जाती है वो। लेकिन अभी आ जाते हैं तो फिर से अल्पसंख्यकों का वहाँ पर मोह भंग हो जाता है। हाँ, तो अभी आ जाते हैं, चिराग पासवान पे ही आ जाते हैं वापस। तो चिराग पासवान, मान लीजिए अगर अभी मुझे लगता है कि चिराग पासवान जो है बीजेपी की पीठ में चढ़ के ही चुनाव जीत रहे हैं, मुझे जैसा लगता है। अगर जो है ये, क्योंकि वो पैटर्न भी वही अपना रहे हैं जो बीजेपी अपनाती मोस्टली, लेकिन हाँ बयानबाजी उस तरह की नहीं करते हैं जिस तरह से अग्रेसिव होती है। लेकिन अगर मान लीजिए चिराग पासवान अलग से लड़ते हैं तो क्या लगता है आपको कितनी सीटें निकाल पाएंगे? नहीं, मुझे लगने से क्या है, पिछली बार चिराग पासवान केवल 1 सीट जीत पाए थे, जबकि मतलब हालांकि गठबंधन से वो अलग लड़े थे पिछली बार। तो अगर इस बार भी अलग लड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा परिणाम में। हाँ, लेकिन तो जब नतीजा सामने है चिराग पासवान के कि आप पिछली बार भी आपने ये किया था और आपको हासिल किया हुआ था, और अब फिर वही चीज़ आप रिपीट कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी फिर उनको जाने देगी कि भाई जाओ? नहीं, चिराग, आप फिर से वही बात मैं दोहराता हूँ, चिराग पिछली बार भी बीजेपी से अलग नहीं थे, गठबंधन से अलग थे। आप देखिए बीजेपी की 74 सीटें आई, सीटें घटी जेडीयू की 45 सीटें हो गई। मैं गठबंधन की बात करता हूं, चलिए गठबंधन से हटके कितनी कर लेंगे ये? नहीं, गठबंधन से हटेंगे तब भी इनकी अपनी सीटें ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, लेकिन नुकसान पिछली बार इन्होंने गठबंधन को पहुंचाया था। क्या इस बार भी वो इतिहास दोहराया जाएगा? लेकिन पिछली बार की स्थिति अलग थी, पिछली बार जेडीयू इसके लिए तैयार नहीं थी, इस बार जेडीयू को मालूम है, और जिस तरह की बार्गेनिंग कर रहे, बीजेपी भी इस बार इनको रूम नहीं देना चाहती है। पिछली बार बीजेपी का सपोर्ट था इनको, मतलब अंदरूनी सपोर्ट तो था ही, भावनात्मक समर्थन जिसको कहते हैं वो बीजेपी का था, इनका भी बीजेपी के साथ इमोशनल कनेक्ट तो था ही। इस बार बीजेपी के लिए बिहार का चुनाव वाटरलू है, बीजेपी आर या पार के मोड में है। तो उसमें बीजेपी, आप देखिए चिराग जितनी बार्गेन कर रहे हैं, बीजेपी ज्यादातर सहयोगियों को इतना भाव नहीं देती है। ये मसले 1-2 मीटिंग में खत्म हो जाता है। ये पिछले 1 महीनों से ये स्टैंड आउट चल रहा है, कभी इस साइड कभी उस साइड पलड़ा झुकता है, फिर आगे की बात होती है, फिर कहीं जाके रुक जाती है, फिर बात होती है। जैसे कल की ही बात करें हम, कल चिराग पासवान की 3 दौर की बातचीत हुई है, 3 अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से, और बिहार के जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे मिलने जा रहे हैं, आज भी मिलने जा रहे हैं। तो बीजेपी ये चिराग के महत्व को समझती है। देखिए चिराग बार बार बोलते हैं, चिराग पर एक मैं आपको शेर भी सुना देता हूँ। वो कहते हैं, हाँ शुक्रिया, तो कहते हैं ना कि जहां भी जाएगा ये रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो चिराग पासवान भी यही है। लेकिन एक ये भी है ना, शायरी है या कहावत है कि चिराग ही जो है आग लगाता है, तो लग चुका है, पिछली बार लग चुका है। लेकिन चिराग पासवान जिस गठबंधन में रहेंगे उसको ये स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसका मतलब ये जहां भी जाएगा ये रोशनी लुटाएगा। तो फिर क्या बीजेपी को देना बीजेपी के साथ अभी जो ताजा जानकारी मुझे हासिल हुई है, चिराग पासवान के बहनोई हैं अरुण भारती, और उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया है। अरुण भारती बहुत वोकल रहे हैं बिहार इलेक्शन में सीटों को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर। उन्होंने कहा था कि हम सारी सीटों पर लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि 100 सीटें 90 सीटें चाहिए, फिर अब होते होते 40 पर आए हैं। कल 3 दौर की बातचीत के बाद सीटों की संख्या पर लगभग सहमति बन चुकी है। 30 सीटों का बता रहे हैं, वो 40-45 सीटें मांग रहे थे। बीजेपी पहले 25 सीटें देने जा रही थी, लेकिन अब 25 से 30 के बीच में कोई संख्या हो सकती है, और चिराग भी इस पर शायद सहमत हो गए हैं। ऐसा कहा है बीजेपी ने कि हम आपको 30 सीटें दे सकते हैं, ऐसी खबर है, और एमएलसी आपको 2 दे देंगे, और साथ में राज्यसभा की 30 सीटों पर सहमति बनी है। अभी बीजेपी की तरफ से ऑफर है 26 सीटें विधानसभा में लड़ने के लिए, 2 एमएलसी और 1 राज्यसभा। तो ये अगर इसका परिमाण निकालेंगे तो लगभग ये 30 सीटों के बराबर हो जाता है। 2 एमएलसी भी मिल रहे हैं, 1 राज्यसभा भी मिल रहा है, और चिराग इस बात पर लगभग सहमत भी हो गए हैं। हालांकि उनके पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी थोड़ी सी असहमति या नाराजगी है, या असंतोष है, नाराजगी तो नहीं कह सकते हैं, चिराग जो कहेंगे वही होगा एलजेपी में। लेकिन असंतोष का कारण सीटों की संख्या नहीं है। अब जो मामला फंसा हुआ है, जो पेंच फंसा हुआ है,
वो है कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा। अच्छा, सीट की आपने बात कही, तो 2 सीटें हैं, इनमें बहुत दांव-पेच लग रहे हैं। पहली एक चकाई है, दूसरी सिकंदरा। इसके क्या समीकरण हैं? जो चिराग पासवान करेंगे, ये 2 सीटें चाहिए मुझे, और ये सीटें मानी जाती हम या जदयू की हैं? बिल्कुल, ये जो दोनों सिकंदरा की सीटें और चकाई की सीटें, ये दोनों हम की सीट है हिंदुस्तान आवामी मोर्चा की। ये सिर्फ 2 ही सीट नहीं, इस पर उनकी डिमांड है कि ये सीट हमें चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दोनों की दोनों सीटें उन्हें मिलेंगी। वो 50-50 हो सकता है कि एक इनके पाले में जाए, एक उनके पाले में जाए। लेकिन क्या हम छोड़ेंगे? जीतन राम मांझी छोड़ेंगे इसे? जीतन राम मांझी देखिए बहुत सधे हुए राजनेता है, और कल भी जो उनका स्टेटमेंट है, जो ट्वीट उन्होंने किया है 2 दिन पहले, जो कविता रामधारी सिंह दिनकर की लिखी है, हो न्याय अगर तो आधा दो, लेकिन उसमें भी वादा हो तो दे दो केवल 15 सीट। तो 15 वो मांग रहे हैं, हालांकि पिछली बार उनको 5 मिला था, इस बार 15 मांग रहे हैं। 15 की संभावना तो नहीं लग रही है, 10 के आसपास उनको सीटें मिल सकती है, और 10 के आसपास उपेंद्र कुशवाहा को भी मिल सकती है। लेकिन ये जो मांझी जी जो कह रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हम परिजन पर असीना उठाएंगे, मतलब गठबंधन में हम कोई घात नहीं करने वाले हैं। कल भी जो उनका स्टेटमेंट है वो ये है कि मैं दावा नहीं कर रहा हूं, मैं अनुरोध कर रहा हूं। वो बगावत के मोड में नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें इतनी सीटें दे दो कि हम 8-10 सीटें जीत जाएं और हमारी पार्टी को मान्यता मिल जाए, बस वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है उनको इतनी सीटें मिल जाएंगी जिससे उनकी पार्टी की जो मान्यता बहाल होने की शर्तें हैं वो पूरी हो जाए, ये हो सकता है। हाँ, लेकिन चकाई और सिकंदरा सीटों पर पेच जो फंसा हुआ है, उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी अगर हस्तक्षेप करती है तो वो 50-50 होगा। बड़ा मामला मटिहानी सीट पे भी है आसिफ। मटिहानी ही एकमात्र वो सीट थी 2020 में जिस पर चिराग पासवान की पार्टी जीती थी, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी जीती थी। राजकुमार सिंह उसके विधायक बने थे, लोक जनशक्ति पार्टी के एकमात्र विधायक, लेकिन 4 महीने के अंदर ही पाला बदल के जेडीयू में चले गए। अब जेडीयू के खाते में है मटिहानी सीट। मटिहानी से जेडीयू के 2 दावेदार हैं, एक मंजू देवी हैं और एक राजकुमार सिंह। मंजू देवी जेडीयू के टिकट पे हार गई थी, राजकुमार सिंह एलजेपी के टिकट पे जीते थे, लेकिन बाद में जेडीयू में चले गए। अब क्या मटिहानी की सीट से जेडीयू अपना दावा छोड़ेगी? यह एक सोचने वाली बात है। सिर्फ मटिहानी, सिकंदरा और चकाई ही नहीं, लगभग 10 ऐसी सीटें हैं जो अभी गठबंधन के दूसरे सहयोगियों के पास है, खासकर बीजेपी और जेडीयू के पास है। बीजेपी के बारे में आप सोच सकते हैं, बीजेपी ने कई बार गठबंधन में बड़ा दिल भी दिखाया है, उन्होंने अपनी जीती हुई सीटें जेडीयू को भी लड़ने के लिए दे दी थी। लेकिन जेडीयू जिससे हमेशा तलखी रहती है चिराग पासवान की, क्या जेडीयू अपनी जीती हुई सीटें चिराग पासवान के लिए छोड़ेगी? एक और है जमुई सीट जो आप कह रहे हैं, मटिहानी सीट कह रहे हैं, तो राजकुमार जो जदयू में गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जदयू छोड़ेगी ये सीट, क्योंकि बड़ी मशक्कत करके राजकुमार ने पाला बदला है। बिल्कुल, अब उनको वफादारी का फल तो दिया ही जाएगा। वही सबसे बड़ा पेच जो फंसा हुआ है मटिहानी पर फंसा हुआ है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को या नीतीश कुमार को बीजेपी भी इतनी आसानी से नहीं साध सकती है जीती हुई सीटें छोड़ने के लिए। मांझी जी हैं, उनको मना सकती है, चलो आप 2 सीटें ले लो, 1 सीटें ये छोड़ दो, ये हो सकता है। लेकिन जेडीयू अपनी जीती हुई सीटें इतनी आसानी से छोड़ देगी, यह समझ में नहीं आता। और सिर्फ मटिहानी ही नहीं, महुआ है, महनार है, और समस्तीपुर जहाँ से संभवी चौधरी उनके उम्मीदवार हैं, वहाँ के 2 सीटें ये मांग रहे हैं। हालांकि एक रामबालक पासवान जो पहले एलजेपी के नेता हुआ करते थे, इस बार उनको प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से वहाँ टिकट मिल गया है, पहले ही चले गए थे जनसुराज में। उसके साथ साथ के भागलपुर सदर से उनको टिकट चाहिए, अलौली जो उनका गृह क्षेत्र है वहाँ से भी उनको टिकट, वो सीट चाहिए चिराग पासवान को। तो अब मामला सीटों की संख्या पर नहीं, कौन सी सीट कौन लड़ेगा वहां फंसा हुआ है। और बड़ा पेच उसमें यह है कि जो जेडीयू की जीती हुई सीटें हैं चिराग की डिमांड लिस्ट में वो भी हैं, क्या जेडीयू इस बात पे सहमत होगी? और अगर जेडीयू सहमत नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के पास क्या विकल्प बचे हुए हैं? क्या चिराग इस बार भी वॉकआउट करेंगे गठबंधन से और फ्रेंडली फाइट करेंगे बीजेपी से? मुझे नहीं इसकी लगता संभावना है कि जदयू जो है 1-2 सीटों को इधर उधर कर सकती है, लेकिन ज्यादा में नहीं करेगी, क्योंकि एनडीए की ड्राइविंग सीट पे नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, तो उनको छोड़ना जो है बड़ा मुश्किल है। लेकिन चिराग पासवान को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। चिराग पासवान का एक कल का स्टेटमेंट और देखिए, जो बोला जाता है और उसका मतलब क्या होता है, इस पर हम जरा गौर करें। चिराग पासवान 2 दौर की मीटिंग कर चुके थे, तीसरे दौर की मीटिंग होने वाली थी नित्यानंद राय से। उसके बीच में संवाददाता इनको देख के लपक के जाते हैं
उनको उम्मीद थी संवाददाताओं को कि चिराग पासवान सीट शेयरिंग से लेकर कुछ बात कहेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि भाई अभी मैं केंद्रीय मंत्री भी हूं, मेरे पास और भी काम रहते हैं। अब सुनिए, कोट एंड कोट वो कहते हैं जब तक मंत्री हूं तब तक तो वो काम कर लेने दो। मतलब कभी भी छोड़ सकते जब तक मंत्री हूं कह के दबाव बना रहे हैं वो, भाई मुझे मंत्री पद का कोई लालच नहीं, जब तक है तब तक कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चिराग पासवान भी उसी मोड में है कि हम कम पर तो समझौता नहीं करेंगे, सीटें कम ले सकते हैं, लेकिन वो सीटें मांग रहे हैं जहां पर उनकी पार्टी स्ट्रांग है, जैसे वैशाली जिले की सीटें हैं, समस्तीपुर की सीटें हैं, जमुई की सीटें हैं, ये मांग रहे हैं वो। और मुसीबत ये है कि वहां पर जेडीयू के कैंडिडेट जीते हुए हैं। बीजेपी अपनी सीटें दे सकती है, लेकिन जेडीयू नहीं। चिराग पासवान अगर मान लीजिए गठबंधन एनडीए से हटते हैं तो और क्या उनके पास ऑप्शन है कि किस दल से जाके वो हाथ मिला सकते हैं? क्योंकि प्रशांत कुमार की पार्टी ने तो साफ कह दिया है, प्रशांत किशोर की पार्टी ने साफ कह दिया है, उदय सिंह जो उनके अध्यक्ष हैं पार्टी के जन स्वराज के, उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर वो आते हैं, चिराग पासवान आते हैं हमारे साथ, तो देखो हम तो पूरी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी पार्टी का विलय कर दें, उसके बाद फिर हम उनको फिर देखेंगे। तो मतलब उनका साफ उन्होंने कर दिया है कि हम चिराग पासवान की मतलब कोई सीटें नहीं देने वाले, जगह नहीं है। उदय सिंह की बात है, उदय सिंह ने ये कहा है, जरूर कहा है, लेकिन उदय सिंह की बात पत्थर की लकीर नहीं है जनसुराज में। अब ये बहुत रिमार्केबल क्वेश्चन आपने यहाँ पे किया है और ये बातचीत का अहम हिस्सा होगा। प्रशांत किशोर ने अगर उनको 243 सीटें लड़नी है तो सिर्फ 50 सीटों पर, 51 सीटों पर क्यों उम्मीदवार की घोषणा की है? एक साथ ही 243 कर देते। तो प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच में जिस तरह के डायलॉग्स पिछले दिनों में चले हैं, कहीं ना कहीं दूर सही लेकिन एक उम्मीद की किरण है। और इसीलिए प्रशांत किशोर थोड़ी रूम रखते हैं कि भाई अगर एकोमोडेट करना हो किसी को तो कर सकते हैं, इसलिए धीरे धीरे मैदान में उतर रहे हैं। 50 हालांकि पार्टियों का ये मोडस ऑपरेंडी ही रहा है, वो पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट जारी करते हैं, लेकिन अगर प्रशांत किशोर की तैयारी इतनी ही पूरी है, इतनी पुख्ता है, उदय सिंह कह रहे हैं, तो 243 सीटों पर उम्मीदवार उतार देते। लेकिन उन्होंने एक संकेत दिया है कि अभी भी गुंजाइश है। दूसरी तरफ सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, अगर संभावनाओं पे बात की जाए तो जिस तरह का बागी तेवर मुकेश सहनी दिखा रहे हैं महागठबंधन में, महागठबंधन के लिए मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार मुकेश सहनी नहीं थे महागठबंधन में। हालांकि मुकेश सहनी के नहीं होने का नुकसान महागठबंधन को हुआ, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, उसका बड़ा कारण था मुकेश सहनी का महागठबंधन में न होना और कांग्रेस को 70 सीटें मिलना। कांग्रेस 70 सीटों में से केवल 19 जीत पाई थी। अब मुकेश सहनी की एंट्री हुई है महागठबंधन में तो किसी न किसी की सीटें तो कम होंगी। मुकेश सहनी को जो सीटें दी जाएंगी वो कांग्रेस से काट के दी जाएंगी, क्योंकि जो लेफ्ट पार्टीज हैं उनका विनिंग परसेंटेज देखिए बहुत ही अच्छा रहा था। कांग्रेस का भी विनिंग परसेंटेज बहुत खराब रहा था, सीटें उन्होंने ज्यादा ले ली थी लेकिन उस लेवल पे नहीं जीत पाए। 70 में से केवल 19 सीटें जीती थी। तो 3 पार्टियां, मतलब 3 धरे थे, एक आरजेडी, एक कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज। आरजेडी अपनी सीटें तो नहीं देने वाली है, इनफैक्ट आरजेडी कुछ ज्यादा ही सीटों पर लड़ेगी जितनी सीटों पर पिछली बार लड़े थे उससे। लेफ्ट पार्टीज ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उनका कमबैक हुआ था एक तरह से बिहार स्टेट में, तो वो भी अपनी सीटें, इनफैक्ट वो भी ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। तो रही बात कांग्रेस की, 70 में से केवल 19 सीटें जीते थे, तो हो सकता है कांग्रेस के पाले की 20-25 सीटें काट करके मुकेश सहनी को दी जाएगी। हालांकि कांग्रेस भी कह रही है कि उन्हें ज़्यादा सीटें चाहिए, नहीं तो वो 243 सीटों पर लड़ेंगे, ये मानना है कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का। हालांकि कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं उनकी अभी भी उम्मीद आरजेडी से है, अभी भी उनकी उम्मीद है कि महागठबंधन के भरोसे ही हमारी नैया पार लगेगी। लेकिन कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व थोड़ा भाव दिखा रहा है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है कि कांग्रेस आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन मुकेश सहनी को कितनी सीटें मिलेंगी? अगर कांग्रेस के बराबर सीटें तो नहीं मिल सकती है, कांग्रेस से कटी हुई सीटें मिलेंगी। मुकेश सहनी क्या उस बात में मानेंगे? और मुकेश सहनी मांगे, मुकेश सहनी भी 40 सीटें मांग रहे हैं, 60 सीट मांग रहे थे, अब 40 पे आए हैं। दे सकते हैं, कांग्रेस कैसे ही दे सकते हैं, क्योंकि 70 सीटें जो है कांग्रेस ने ली थी और 19 पे जो है जीत हासिल की थी। तो लेकिन क्या कांग्रेस बिहार में मुकेश सहनी से भी कम सीटों पर लड़ेगी? हाँ, ये सवाल है, ये एक सवाल है, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको, अगर गठबंधन में है और आप देख रहे हैं, यही चीजें तो पिछली बार भी आई थी। कांग्रेस को हर चुनाव में, खासकर ये जो रीजनल इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसमें कांग्रेस यहाँ पर मात खाती है। वो अब बड़े भाई का ओहदा छोड़ना नहीं चाहती है, इससे गठबंधन को नुकसान होता है। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि 70 सीटों में अगर 40 सीटें वीआईपी को दे दी जाती है तो क्या कांग्रेस सिर्फ 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? बड़ा सवाल है, नहीं लड़ सकती है। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस वीआईपी से
कम तो छोड़िए, बराबर सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ेगी। वीआईपी से 1-2 सीटें उन्हें ज्यादा चाहिए। दूसरा जो पेच महागठबंधन में भी फंसा हुआ है, मुकेश सहनी पहले ही आश्वासन चाहते हैं कि भाई अगर महागठबंधन जीते तो तेजस्वी मुख्यमंत्री तो है ही बाय डिफॉल्ट, मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का आश्वासन चाहिए पहले ही। अब मुख्यमंत्री तेजस्वी ठीक है, उप मुख्यमंत्री अगर मुकेश सहनी को बनाया जाए तो फिर कांग्रेस क्या करेगा? उप मुख्यमंत्री उन्हें भी चाहिए। हालांकि उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद है नहीं, जितने उप मुख्यमंत्री चाहिए उतने आप बना सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को देखते हुए मुझे लगता है कि एक संभावना बनती है कि अगर मुकेश सहनी की बात महागठबंधन में नहीं बनती है और चिराग पासवान की बात एनडीए में नहीं बनती है, तो ये दोनों जनसुराज का रुख कर सकते हैं। और जनसुराज मतलब प्रशांत किशोर, मुकेश सहनी और चिराग पासवान अगर साथ आते हैं तो दोनों गठबंधनों के लिए बहुत बड़ा संकट होगा। तो दोनों गठबंधनों के लिए बहुत बड़ा संकट होगा। एक तरफ एनडीए में जो है चिराग पासवान है और महागठबंधन में मुकेश सहनी, तो दोनों जो है कांटा बने हुए हैं, दोनों ही ब्लैकमेलिंग के मोड में लग रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये दोनों अपनी अपने दलों में बने रहते हैं, बरकरार रहते हैं या बाहर जाते हैं। हमने आज बात की बिहार की बात में चिराग पासवान की जो सीटों की मांग कर रहे हैं, और बीजेपी या एनडीए जो गठबंधन है उनकी मांगों को अभी तक फिलहाल पूरा नहीं किया। आज फिर नित्यानंद जो है मिलेंगे जाके चिराग पासवान से। आज देखना होगा कि क्या नतीजा निकल कर आता है, कि चिराग पासवान एनडीए में बने रहते हैं या फिर जिस तरह से केशव कर्ण जी ने कहा कि वो मुकेश सहनी और प्रशांत किशोर के साथ एक गठबंधन बनाकर एक नया गठबंधन बिहार में तैयार कर सकते हैं। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के अंदर सियासी संग्राम तेज हो गया है। कांग्रेस और राजद के बीच खींचतान अब खुले तौर पर सामने आ चुकी है। कांग्रेस नेतृत्व ने साफ तौर पर आरजेडी को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 13 अक्टूबर तक सीटों पर सहमति नहीं बनी तो वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर देगी। बता दें कि ये वही कांग्रेस है जो बीते चुनाव में जमीनी हकीकत से दूर नजर आ रही थी, लेकिन अब 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार लगभग तय कर चुकी है और राजद के रुख से खफा नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस आला कमान की तरफ से राहुल गांधी जिस तरह से सीटों को लेकर अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं, उससे महागठबंधन की नींव हिलने लगी है। राहुल ना तो सीटें छोड़ने को तैयार हैं और ना ही गठबंधन धर्म के तहत सामंजस्य बिठाने को। नतीजा ये है कि आरजेडी अब दोहरी दिक्कत में फंस गई है। एक तरफ कांग्रेस का दबाव, वहीं दूसरी तरफ वाम दलों का आक्रोश। कांग्रेस के टकराव वाले तेवर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने बिहार चुनाव के संचालन की जिम्मेदारी अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, जयराम रमेश और अधीर रंजन चौधरी जैसे दिग्गज और कद्दावर नेताओं को सौंप दी है। ये चारों नेता हाल ही में पटना पहुंचे थे, लेकिन इन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात भी नहीं की। ये राजनीतिक संकेत साफ तौर पर इशारा दे रहे हैं कि कांग्रेस अब आरजेडी के दबाव में नहीं, बल्कि बराबरी के साझेदार के रूप में चुनावी मैदान में खेलना चाहती है। उधर वाम दल भी अपने हिस्से की सीटों को लेकर आरजेडी से नाराज चल रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर माले और राजद के बीच भी ठनी हुई है। आरजेडी चाहती है कि माले पिछली बार की जीती और उपचुनाव में हारी सीट तरारी को छोड़ दे। इसके साथ ही पालीगंज और घोसी को भी छोड़ने के लिए कह रही है। वहीं माले इसके बदले इमामगंज समेत 3 सीटें आरजेडी से मांग रही है। उधर सीपीआई और सीपीआईएम भी अपने हिस्से की सीटों को लेकर दबाव बना रही है। कांग्रेस बछवाड़ा सीट की मांग कर रही है, जो पिछली बार सीपीआई बहुत कम अंतर से हारी थी। इस मांग से वाम दलों में नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआई के डी राजा खुद बिहार पहुंचकर स्थिति को संभालने में जुट गए हैं, लेकिन स्थिति अभी भी नियंत्रण से बाहर जाती हुई दिख रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी की ये अड़ियल रणनीति बिहार में विपक्ष की नैया डुबो देगी? तेजस्वी यादव के लिए ये स्थिति बेहद ही कठिन होती जा रही है। एक तरफ उन्हें महागठबंधन को एकजुट रखना है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की बढ़ती जिद और वाम दलों की नाराजगी से भी निपटना है। लालू यादव भी इस स्थिति से चिंतित बताए जा रहे हैं। उम्र और बीमारी के चलते वो सक्रिय राजनीति में पूरी तरह से लौट तो नहीं पाए हैं, लेकिन महागठबंधन की ये लड़ाई उन्हें असहज कर रही है। उन्हें पता है कि अगर महागठबंधन में फूट पड़ गई तो बीजेपी और जेडीयू के लिए इस चुनाव में रास्ता आसान हो जाएगा। बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने बीजेपी और जेडीयू को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस बार समीकरण बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी की जिद, कांग्रेस की आक्रामकता और वाम दलों की मांगे तीनों मिलाकर तेजस्वी यादव की सियासी नैया को डुबाने की कगार पर ला चुके हैं।
ऐसे में तेजस्वी के पास बहुत सीमित समय और विकल्प बचे हुए हैं। उन्हें जल्द ही गठबंधन के सभी दलों को एक टेबल पर लाकर फॉर्मूला तैयार करना होगा, वरना वो जिस जीत की उम्मीद में आगे बढ़ते हुए दिख रहे थे वो हार में भी बदल सकती है। और ये हार सिर्फ तेजस्वी की नहीं बल्कि बिहार में विपक्ष की सबसे बड़ी राजनीतिक नाकामी मानी जाएगी।